डियर स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स की इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज ही हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत ये आपका 7वां लेक्चर है। इससे पहले हमने 6 लेक्चर्स कंप्लीट किए। वहाँ पर हमने जो हमारी यूनिट नंबर जो सेकंड जो चल रही थी उसके क्वेश्चंस हमने वहाँ पर किए। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समघात फलन। तो आज इस समघात फलन की हम सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इससे संबंधित जो थ्योरम्स है यहाँ पर आयलर की थ्योरम उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि किस तरीके से समघात फलन को लिखा जाता है एवं कौन सा इनका नोटेशन होता है, ठीक है। फिर हम समघात फलनों पर होने वाले जितने भी जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे आप। तो सबसे पहले बात करते हैं समघात फलन कि समघात फलन किसको कहते हैं। तो जैसा कि इसके नाम में है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रही होगी, समान घात जैसा कंसेप्ट यहाँ पर आ रहा होगा। नाम में लिखा है ना यहाँ पर बिल्कुल कि समघात फलन, तो कहीं ना कहीं इसकी जो डेफिनेशन होगी उसमें कहीं ना कहीं ये चीज मेंशन जरूर की गई होगी कि इसकी घातों में कहीं ना कहीं समानता जैसी जो बात है वो यहाँ पर रही होगी यहाँ पर। तो मैं एक आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को समझाता हूँ कि एक एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके से कि दो वेरिएबल्स का एक फंक्शन है। दो वेरिएबल्स का मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें दो वेरिएबल्स के मध्य हमें रिलेशन दिया गया है। तो मैंने उसको किस तरीके से ले लिया कि एफ एक्स कोमा वाई लिख कर ऐसे रखा है, इसको लिख रखा है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस तरीके से एक्स वाई, ठीक है। ये हमारा एक फलन है। अब हमारा जो कंसेप्ट है वो है समघात। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं की घातें हैं जो समान होनी चाहिए। तो यहाँ देखा एक्स की घात 2 है, सही है, वाई की घात भी 2 है, सही है। फिर एक्स की घात 1 तथा वाई की घात 2, तो दोनों का एडिशन भी कितना है 2। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास पद चाहे कितने भी हों लेकिन उनकी जो घातें हैं वो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो रही है, समान प्राप्त हो रही है। तो ये हमारा कंसेप्ट किसका है, समघात का। कि यदि हमारे पास कोई ऐसा फलन हो जिसके प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग हमें सदैव समान मिले, वहां पर हर पद के माध्यम से हमें ये प्राप्त हो कि वहां पर हर पद में जो घातों का योग है वो हमें क्या प्राप्त हो, समान प्राप्त हो। अब उसमें कितने चर हैं कितने नहीं है ये चीज तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा वहां पर कि यदि 2 चर हैं तो 2 चरों के लिए ऐसा होना चाहिए, 3 चरों में है वो फलन हमारा तो 3 चरों में ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे भी हमारे चर होंगे उन सभी की घातों का हम योग करेंगे और योग करके जांचेंगे क्या वो जो योग है वो हर पद में हमें समान मिलता है या नहीं मिलता। और यदि मिलता है तो हमारा जो फलन है वो क्या है, समान घात का फलन है वहां पर, ठीक है। अब हम व्यापक रूप में इस चीज को लेकर चलते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लिए, और भी चीज आप देख सकते हो इस तरीके से। जैसे कि एक फंक्शन हमारा इस तरीके से है, मैं इसको लिखूं कि एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू, यहां पर है साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरीके से। अब इस फलन के बारे में आप नहीं कह सकते कि ये फलन समघात है, क्योंकि ये जो है ये पद नहीं है, ये तो साइन के अंदर कोण है। पद तो हमारा कौन सा है, साइन वाला, ट्रिग्नोमेट्रिक कोण है, ठीक है। त्रिकोणमितीय जो रेशियोज होते हैं हमारे उनका है, तो इसको हम समघात नहीं कहेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी है, ये तो साइन के अंतर्गत ऐसी वैल्यू है यहाँ पर, तो इसको नहीं कह पाएंगे हम। हाँ, इसके यदि बाहर ऐसा लिखा हो एक्स स्क्वायर गुणा के रूप में और फिर क्या हो, फिर हो वाई स्क्वायर यहाँ पर, तो ये समघात हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर यानी ये पद है, इसमें भी 2 घातें उपस्थित है, यहाँ इस पद में भी 2 घातें उपस्थित, ठीक है। इसके साथ यदि मैं ऐसे और लगा दूं एक्स स्क्वायर हो, तब भी ये इसी पद के कारण केवल समघात होगा, इसके कारण नहीं, क्योंकि वहां से हम इस चीज को कॉमन नहीं ले सकते, वहां से उसको जांच नहीं सकते कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जांचेंगे कि कौन सा फलन हमारा समघात होगा एवं कौन सा नहीं होगा। अब इनको लिखने का एक व्यापक रूप भी होगा कि हमारे पास जो समघात फलन होंगे उनको हमारे लिखने के कुछ विशेष जो रूप होते हैं वो होते हैं। तो यदि हम हमारे समघात फलन या हमारे फलन को यदि उस रूप में यदि लिख पाते हैं तो अपने आप ही वो क्या कहलाएगा, समघात कहलाएगा। कैसे, मैं यहां लिखता हूं, माना पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, यदि फलन, यदि कोई फलन, यहां लिखता हूं यदि कोई फलन चरों एक्स वाई जेड इस प्रकार से इत्यादि में है तथा फलन के प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग समान हो,
चरों की घातों का योग समान है तो वह फलन समघात फलन कहलाता है। समघात फलन कहलाता है। तो उस फलन को क्या कहेंगे? समघात फलन कहेंगे। वही डेफिनेशन मैंने आपको बताई है जो हमने यहाँ पर जिस चीज को देखा था, वही चीज वहां पर, कि उसके प्रत्येक पद में यदि चरों की घातों का योग यदि समान हमें प्राप्त हो तो वह फलन हमारा कौन सा कहलाता है? समघात फलन हमारा वो कहलाता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर व्यापक रूप में इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। व्यापक रूप में, इन जनरल, व्यापक रूप में मैंने लिखा कि माना f x, y इक्वल टू, कि मेरे पास दो वेरिएबल्स x और y के लिए एक फलन है जो कि इस तरीके से कि x की पावर n a0 x की पावर n, फिर मैंने लिखा a1 x की पावर n - 1 y, a2 x की पावर n - 2 y2, इस तरीके से, और लास्ट में क्या आ जाएगा मेरा an y की पावर n। इस तरीके का मेरे पास क्या है? एक फलन लिखा गया है यहाँ पर। तो पहले तो क्या मैं इसकी ऐसे जांच करूं कि ये समघात है या नहीं है, और फिर हम इसको देखेंगे कि हम इसको और अन्य रूपों में कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा कि x की पावर कितनी है? n है यहाँ पर, ठीक है, चलो n घात है यहाँ पर। तो फिर हमने नेक्स्ट में देखा कि x की पावर तो n-1 रहेगी, लेकिन जो बची हुई एक घात उसको किसने पूर्ति कर दी? y ने। तो दोनों को जोड़ूंगा तो n-1 + 1, 1 से 1 कैंसिल, तो कितना बचा? x की पावर n। यानी इसकी द्वितीय पद में भी कितनी घातें हैं? n घातें हैं। तृतीय पद में भी ऐसा ही है, और आगे की जो nवें पद होगी उसमें भी कितनी घातें हैं? n। तो वास्तव में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन हम इसको अन्य रूपों में कैसे लिख सकते हैं? तब मैंने जो हमारा फलन था f(x, y) इसको कैसे लिखा? मैंने यहाँ पर सभी में से x की पावर n को कॉमन ले लिया। तो x की पावर n को कॉमन ले लिया तो कैसा हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा a0। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? कि y/x की पावर 0, कि y/x की पावर यदि 0 लिखो, यानी किसी वेरिएबल की पावर यदि 0 लिखो तो उसका मतलब कतई नहीं होता है कि वो 0, उसका मतलब क्या हो जाता है? वो 1। और 1 को यदि मैं a0 के साथ गुणा करूं तो शायद ही कोई इसमें फर्क आए, नहीं आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो हमने जो हमारा पहला पद था उसमें से x की पावर n कॉमन ले ली, तो देखो ये बचा अंदर की टर्म्स में से, देखो an x की पावर n-1 तो पूरा चले गया, फिर एक कहां से ले बची हुई? क्योंकि हमें तो कितनी बाहर लेनी है? x की पावर n बाहर लेनी है, तो बचा हुआ मैंने कहां से ले लिया? y के साथ से ले लिया। अब ले लिया तो कहीं ना कहीं नीचे भी आएगा वो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? वो ये आ जाएगा हमारा y की पावर वो y/x आ जाएगा अंदर की टर्म, क्योंकि जो बचा हुआ एक था वो हमने कहां से ले लिया? इसके साथ से ले लिया। तो जब यहाँ से ले लिया तो वो नीचे भी आना चाहिए, क्योंकि उसकी पूर्ति को कौन करना चाहिए? नीचे वाला हर उसको कैंसिल करने के लिए वहां पर होना चाहिए। तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा? a2 y/x की पावर कितने हो जाएगी? 2, क्योंकि यहाँ पर कितने x सिर्फ n-2, तो बचा हुआ एक कहां से? 2 कहां से आए? तो 2 हमने इसके साथ मान ली कि माना x² यहाँ है तो x² यहाँ है, तो नीचे भी होने चाहिए, क्योंकि तभी तो दोनों कैंसिल होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको ले लिया। तो y² तो जो का त्यों बचा, x² नीचे और बच गया था, तो उसकी वजह से क्या आ गया? y/x का होल स्क्वायर। वैसे ही आगे के पद आ जाएंगे, और फाइनली जब अंतिम पद को देखोगे तो यहाँ तो बिल्कुल भी x नहीं है, तो x होने तो चाहिए क्योंकि कॉमन ले रहे हैं। तो कहां से ले लिया? हमने उसको मान कर ले लिया कि माना ऊपर भी x की पावर n है और नीचे भी x की पावर n है, ताकि x की पावर n से x की पावर n काट दूंगा तब भी रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर वाली तो कॉमन में चली गई, तो नीचे वाली कहां बची? अभी भी शेष है, तो वो किसके साथ लगी? y के साथ। तो क्या आ जाएगा? y/x की पावर n। इस तरीके से कि हमारा जो ये पता मैं उसको x की पावर n कॉमन लेकर इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, या इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ कि f(x, y) = x की पावर n कैपिटल F y/x। मैं इसको व्यापक रूप में कैसे लिख सकता हूँ? इस तरीके से कि हमने देखा कि हमारे पास जो अंदर इसमें जो बचे हैं, यानी ये एक नए फलन कैपिटल F के द्वारा यदि इसको मैं इंडिकेट करूं, x की पावर n को छोड़ दिया, अलग रख लिया उसको तो मैंने, लेकिन जो ये वाला पत्ता इसको मैंने क्या कहा कि मैंने इसको कैपिटल F नया फंक्शन का नाम दे दिया, कि किस नाम से कहा इसको मैंने? कैपिटल F नाम से। तो कैपिटल F नामक फलन में अंदर देखो y/x हर जगह कौन सी टर्म से? y/x की टर्म से। तो निश्चित ही क्या लिख सकता हूं मैं इसको कि कैपिटल F y/x लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैंने इसको कैसे लिख लिया इस ऊपर वाले रूप को? इस तरीके से। तो हमारा जो प्रत्येक जो फलन होगा, हमारा जो प्रत्येक समघात फलन होगा, उनको आप इस तरीके से लिख सकते हो, जहां अर्थात क्या लिख सकते हो? जहां n फलन f की, जहां n फलन f(x, y) की
घात कहलाती है, और यहाँ पे ये क्या कहलाएगी, इसकी घात कहलाती है, और इसे हम क्या कहते हैं, अर्थात f x, y n घात का समघात फलन है, अर्थात f x, y n घात का समघात फलन है। कि यहाँ पर n के बेसिस पे हम क्या कहेंगे कि जो हमारा n इस तरीके से हमें प्राप्त होगा वही हमारी क्या कहलाएगी, उसकी पावर कहलाएगी, कि हमारा जो फलन है वो कितनी घात का है, n घात का समघात फलन है, जब हमने इसको इस रूप में लिख लिया। अब जरूरी थोड़ी आप इसमें से x ही बाहर लो, आप तो y भी ले सकते थे, तो बिल्कुल ले सकते थे। तो इसका अन्य रूप क्या हो जाएगा, समीकरण कौन सा लिखूं इसको मैं, 1 नंबर, तो मैंने लिखा समीकरण 1 को, समीकरण 1 को अन्य रूप में, समीकरण 1 को अन्य रूप में लिखने पर, अन्य रूप में लिखने पर, तो अन्य रूप में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं इसको, मैं इसको लिख सकता हूं कि f x, y, अब की बार मैंने इसमें से क्या बाहर ले लिया, y की पावर n बाहर ले लिया, तो y की पावर n ले लूंगा तो अंदर क्या होगा कि जो अंदर की टर्म्स है वो चेंज हो जाएगी, कि पहले x बाहर लिया तो नीचे आया था, फिर y बाहर ले लिया तो क्या आएगा, आपकी बार x ऊपर आएगा और y कहां आएगा, नीचे। तो दूसरा रूप इसका ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी भी देखो आप y की पावर कितनी है, n ही आपको प्राप्त होगी। चाहे किसी भी तरीके से आप समघात फलन को लिखो, यहाँ पर उसे इन दोनों रूपों में से हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं दो रूपों में, क्योंकि हमने जिस फलन को माना उसमें दो ही वेरिएबल थे। यदि यहाँ पर n वेरिएबल्स होते अलग अलग, जैसे x1 x2 x3 x4 x5 xn वेरिएबल होते, तो उस स्थिति में भी हमें एक ऐसा ही रूप मिलता, लेकिन उसको लिखने के तरीके वेरिएबल्स की संख्या के आधार पर बहुत सारे हो जाते हैं। वहां पर प्रेजेंट में 2 वेरिएबल है तो 2 तरीके से लिख सकते हैं, n वेरिएबल होंगे तो n तरीके से लिख सकेंगे। क्यों लिख सकेंगे, क्योंकि प्रत्येक बार हम एक एक वेरिएबल को बाहर ले लेकर हम अलग अलग से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो समघात फलन होते हैं उनमें क्या होता है, प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग समान होता है, तो इसके बेसिस पे उनको क्या कहते हैं, समघात फलन कहते हैं। उसका व्यापक रूप मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से ये होगा। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कीजिए, फिर इससे आगे बढ़ते हैं कि इन फलनों पर एक हमारी आयलर की थ्योरम होती है, वो डिफाइन होती है। तो एक बार आप लिखिए इसको, अब देखिए आगे। तो आयलर एक मैथमेटिशियन था, उसने एक बात बताई यहाँ पर कि जो समघात फलन यदि हमारे पास इस तरीके से हैं तो उनके लिए उन्होंने एक रिजल्ट निष्कासित किया, वहां पर एक रिजल्ट निकाला वहां पर, और वो जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं समघात फलनों पर आयलर प्रमेय। तो नेक्स्ट लिखते हैं समघात फलनों पर आयलर प्रमेय। ठीक है, तो आयलर ने क्या स्टेटमेंट दिया, पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर। उसने कहा यदि फलन f x, y चरों x, y में n घात का समघात फलन है तो, n घात का समघात फलन है तो क्या हो जाएगा कि यदि फलन f चरों x तथा y में n घात का समघात फलन है तो उसने क्या कहा कि x del f अपॉन del x प्लस y del f अपॉन del y इक्वल टू n f होता है।
NF का मतलब वही हमारे फलन को यदि मैं x से गुणा कर दूं तो वही परिणाम मुझे मिलेगा यदि मैं उस फलन f का विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियल करके उसको x से गुणा करूं और विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियल करके उसको y से गुणा करूं, दोनों को जोड़ूं तो परिणाम मुझे क्या मिलेगा, मेरे उस फलन का nवां गुणक मुझे मिलेगा। कि उस फलन को किससे मल्टीप्लाई कर दो आप, उस समघात फलन के जो घात है उससे यदि आप मल्टीप्लाई कर दो तो वही परिणाम आपको मिलेगा जो यहां मिलने वाला है। कुछ आई बात समझ में आपको कि जितने वेरिएबल्स हैं उनके लिए एक संबंध उसने इस तरीके से ज्ञात किया, ठीक है। और यदि हमारे पास इसमें ज्यादा वेरिएबल्स हो तो उनके लिए भी ऐसा ही होगा यहां पर। इसी तरीके से आगे देखो, तथा यदि f x, y, z चरों x y z में, अब की बात चरों की संख्या बढ़ा दी हमने, यहां पर एक चर और बढ़ा दिया, चरों x y z में n घात का समघात फलन है तो n घात का समघात फलन है तो क्या होगा, तो उसके लिए भी रिजल्ट होगा, क्या होगा कि डेल f अपॉन डेल x डेल y के साथ डेल f अपॉन डेल y एवं z के साथ डेल f अपॉन डेल z इक्वल टू nf। इसके लिए भी ऐसा ही होगा, यानी जितने वेरिएबल्स हैं उनको आप बढ़ाते चले जाओ। अब की बार हमारा z नया है तो z को हमने z डेल f अपॉन डेल z कर दिया, इसका परिणाम भी उसी रिजल्ट के बराबर होगा जो हमने वहां पर लिखा था, क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल्स के लिए तो कितना लिख दिया, nf लिख दिया, ठीक है। यदि व्यापक रूप में आप इसको लिखो, पुनः व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे, यदि f x1 के रूप में कर लेता हूं, x1, x2, x3, इस तरीके से xn चरों x1, x2, x3 इस तरीके से xn का समघात फलन है तो xn का समघात फलन है तो वो भी कौन सा, n घात का समघात फलन है, तो कैसा हो जाएगा उसके लिए भी रिजल्ट हमारा उसी तरीके से होगा कि x1 गुना डेल f अपॉन डेल x1, x2 गुना डेल f अपॉन डेल x2, x3 गुना डेल f अपॉन डेल x3, x4 गुना डेल f अपॉन डेल x4 लाइक दिस। इसी तरीके से कि xn गुना डेल f अपॉन डेल xn इक्वल टू nf, तो वहां पर भी परिणाम हमें उसी तरीके से मिलेगा। तो जितने हमारे पास वेरिएबल्स होंगे उन्हीं के साथ साथ हमारे परिणाम भी इस तरीके से होते रहेंगे वहां पर। ये किसने कहा था, ये मैथमेटिशियन आयलर जो था उसने ये बताया था यहाँ पर कि जो समघात फलन होते हैं उन पे इस तरीके के परिणाम सदैव सत्य होते हैं, उसने ये बात बताई थी वहां पर, ठीक है। अब हम एक रिजल्ट यहाँ पर इसका प्रूव करके देखेंगे, क्योंकि बाकी रिजल्ट उसी तरीके से होंगे, तो हम इसका प्रथम रिजल्ट को यहाँ पर प्रूव करके देखते हैं कि उसने जो बताया था वो पूर्णतः सत्य था या नहीं। यानी हम LHS ज्ञात करके प्रूव करेंगे कि वो बराबर RHS के होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम ये प्रूव करेंगे यहाँ पर आयलर का सत्यापन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, आयलर के प्रमेय का सत्यापन या तो नेक्स्ट लिखते हैं थ्योरम। यदि f चरों x, y का n घात का समघात फलन है तो
समघात फलन है तो x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू nf होता है। हम इसका सत्यापन करेंगे यहाँ, ठीक है। तो जो चीज आपको दे रखी है सबसे पहले उसको लेकर चलो। आपको यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो f है वो चर x y का क्या है, n घात का समघात फलन है। तो इसी चीज को हमने ले लिया कि दिया है f x, y में n घात का समघात फलन है, n घात का समघात फलन है। तब समघात फलन की परिभाषा से, तब समघात फलन की परिभाषा से, समघात फलन की परिभाषा हमने देखी थी कि यदि हमारा कोई फलन n घात का समघात फलन है तो हम उसको दो रूपों में से, यदि दो वेरिएबल्स में है तो दो रूपों में, तीन वेरिएबल्स है तो तीन वेरिएबल्स, जो तीन रूपों में हम उसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास f कौन कितने वेरिएबल्स में, दो वेरिएबल्स में, वो भी n घात का है। तो तब इसको कैसे लिख सकते हैं कि हमारा जो फलन f(x, y) है उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि या तो इसको लिख सकते हैं x की पावर n कैपिटल F y अपॉन x इस तरीके से, या इसको कैसे लिख सकते हैं कि f(x, y) इक्वल टू y की पावर n कैपिटल F y अपॉन x इस तरीके से, कि दोनों रूपों में से हम किसी एक रूप में उसको लिख सकते हैं। तो हमने इस रूप में इसको लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमने इसको क्या मान लिया, समीकरण एक, या तो इसको मान लो या उसको मान लो, क्योंकि एक रूप आपको लेकर चलना होगा। हमें तो क्या करना है कि हमें तो ये इसका LHS प्राप्त करना है और देखना है क्या LHS इसके RHS के बराबर होता है या नहीं होता है। तो लिखा तब समीकरण एक का x के सापेक्ष, समीकरण एक का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, एक का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो हम समीकरण एक का x के सापेक्ष क्या प्राप्त करने वाले हैं, आंशिक अवकलन। तो करो आंशिक अवकलन, तो क्या आ जाएगा, डेल f अपॉन डेल x। इसका हमने जब x के सापेक्ष किया तो यहाँ एक अलग फलन है, ये एक अलग फलन है, तो किससे करेंगे, u डॉट v से। तो x की पावर n को यदि आप छोड़ देते हो तो कैपिटल F का हमें करना होगा। तो एक बात हमने क्या लगा दिया, उसके डैश। जब अगेन y अपॉन x का किया तो माइनस का y अपॉन कितना आ गया, x स्क्वायर, बीच में प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब की बार क्या करना पड़ेगा, अब की बार हमें किसका करना पड़ेगा, पहले वाले का। तो n x की पावर n माइनस 1 कैपिटल F y अपॉन x इस तरीके से हमें इसको लिख दिया एक बार x के सापेक्ष अवकलन करके। अब चलिए आगे, आगे हमें इसका फिर से करना पड़ेगा, किसके लिए, इसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, x से ही। तो हमने लिखा x डेल f अपॉन डेल x इक्वल टू, यहां से देखा मैंने इसको, तो यहां से मैं इसको कैंसिल कर दूं, इसकी एक पावर, क्योंकि x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो उस x से इसकी एक पावर चली जाएगी, तो कितना आ जाएगा, x की पावर n माइनस का y अपॉन x इस तरीके से, और यहाँ पर आ जाएगा f डैश y अपॉन x। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया आपने इसको x से, तो इसकी एक पावर जब सब्ट्रैक्ट हो रही थी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो क्या मिलेगा, n x की पावर n कैपिटल F y अपॉन x इस तरीके से हो गया एक। तो हमने इसको लिख लिया एक नंबर, या जो भी आपका दो नंबर लिखो, एक नंबर हम पहले प्रयोग में कर चुके हैं, तो दो नंबर। पुनः एक का y के सापेक्ष, एक का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो y के सापेक्ष पुनः आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डेल f अपॉन डेल y। अब क्यों y के सापेक्ष कर रहे हैं, तो पहला पद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो क्या लिख दिया, x की पावर n कांस्टेंट, और जब इसका किया तो कितना आ जाएगा, y अपॉन x, f डैश y अपॉन x, और जब y अपॉन x अगेन किया तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन x, क्योंकि क्या होगा, हमारे पास जो y था उसका हो गया 1 और x जो का तो रह जाएगा, क्योंकि क्या था, कांस्टेंट था, क्योंकि हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, y के सापेक्ष। और जब मैंने इसको y से मल्टीप्लाई किया इस लाइन को, क्योंकि मुझे रिजल्ट में क्या चाहिए, y गुणा, मुझे रिजल्ट में क्या चाहिए, y के साथ चाहिए यहाँ पर, तो नेक्स्ट लाइन हमने यहाँ पर इसको लिखा, तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, फिर y से, और y से मल्टीप्लाई करके फिर इसको सोल्व किया, तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका कि y डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू, y से मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर जो कमी थी वो आ जाएगी, तो क्या लिखूंगा, x की पावर n y अपॉन x डॉट f डैश
वाई अपॉन एक्स। ये हो जाएगा आपका रिजल्ट नंबर 3। समीकरण 2 + 3, 2 + 3 को किस लिए जोड़ रहे हैं? क्योंकि हमें एलएचएस में क्या चाहिए, x del f अपॉन del x प्लस y del f अपॉन del y इक्वल टू क्या चाहिए, दोनों को जोड़ने पर एक तो था नेगेटिव और एक था पॉजिटिव। तो यहां से देखा हमने कि ये तो था नेगेटिव और ये था पॉजिटिव, और यही रिजल्ट आपको यहां पर पॉजिटिव के रूप में मिल रहा है। तो वो दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा nx की पावर n कैपिटल F y अपॉन x। अब आपने देखा कि यहां से यहां तक के रिजल्ट को आपने अन्य नाम से क्या लिखा था, हमने लिखा था इसको स्मॉल f x, y। तो क्या आ जाएगा n f x, y। और यही आपको चाहिए था कि x del f अपॉन del x प्लस y del f अपॉन del y इक्वल टू क्या होता है, ये रिजल्ट होता है। तो ये हमें किसने बताया था, ये हमें आयलर ने ये चीज बात बताई थी यहाँ पर। और इसके रिजल्ट और भी है, ये केवल फर्स्ट ऑर्डर के हमने लिखा है, इसके आगे के सेकंड ऑर्डर के जो रिजल्ट है वो भी हमारे पास होंगे। तो जब हमें कभी जरूरत होगी कि हमें किस व्यंजक की जरूरत होगी, तो आप सीधा क्या लिख पाओगे वहां पर कि n f x, y। यहाँ पर सीधा हम उसका परिणाम लिख देंगे बिना किसी और वक्त को खराब किए या बिना किसी और रिजल्ट को जांचे यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि समघात फलनों पर ये रिजल्ट सदैव मान्य होता है। तो एक बार आप इसको नोट कीजिए। एवं जब हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम आयलर के जो और बाकी की जो रिजल्ट्स हैं, ये तो इसकी थ्योरम हो गई। अब इस थ्योरम को यूज में लेते हुए उसने कुछ रिजल्ट्स डेरिवेट किए, तो उन रिजल्ट को हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा या जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम उन चीजों को क्लियर करेंगे वहां पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।